So what we are going to do today? Chemistry. घटना चक्र के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपने? वेबकैम ऑन कर लो। घटना चक्र के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? नहीं किया अभी? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है कन्फर्म? यस सर। वेबकैम ऑन कर लीजिए सब लोग। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। एंड आवर मेथड विल बी सेम। सेम कौन सा? वही कि हम जो भी बात करेंगे वी विल टॉक ऑन द लाइन ऑफ दी घटना चक्र। ठीक है, यानी कि पीवाईक्यू के बेसिस पे बात करेंगे सो दैट वी कैन अटेम्प्ट द मैक्सिमम क्वेश्चन विच इज़ आवर ओनली एम पर्पस मोटो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो के मतलब क्या होता है? बायो मतलब ओवरऑल बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एटॉमिक और उसके बाद फिजिक्स में हम लॉज के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल कंपोजिशंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक एटम के बारे में। तो ओवरऑल एक एटम होता है, जैसे एटम। एटम में क्या है? ओवरऑल प्रोटॉन है। ठीक है ना, सो बेसिकली इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम व्हाट इज देयर? देयर इज अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन इज देयर, न्यूट्रॉन इज देयर। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, मीन्स दे आर चार्जलेस पार्टिकल्स, नो चार्ज। ठीक है, और उसी से क्या बनता है कि एटम बनता है। और एटम से क्या बनेगा? एटम से फॉर एग्जांपल दिस इज द, फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज द वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, जब यही कार्बन का एटम मान लीजिए मिलके इसने बना दिया CO2। ठीक है, तो अब ये एक कार्बन का एटम आ गया। ठीक है, और दो ऑक्सीजन के आ गया, तो ये क्या बना? CO2। तो ये क्या है? दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड या एलिमेंट बना देंगे। ठीक है ना, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती है। तो ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कई लोगों ने बताया है। वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द अबाउट द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। तो हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री? इज द एंटोनियो लेवॉइसर। एंटोनियो लेवॉइसर इज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री? एंटोनियो लेवॉइसर। ठीक है, बहुत लोग थे, डाल्टन वाज आल्सो देयर हु हैज़ गिवन द एटॉमिक थ्योरी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, व्हाट इज देयर, क्या क्या होता है चीज़ें में, क्या क्या नहीं होती हैं। एक और चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए, अभी आगे बात करूँगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इट एज 2He4, सो ये हीलियम का एक एटम हो गया। ठीक है, हीलियम का एक एलिमेंट हो गया, एटम हो गया। उसमें ये जो होता है नीचे वाला, ठीक है ना, दिस इज नोन एज दी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय द Z। एटॉमिक नंबर जो होता है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जितने हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं, दिस इज द, ये एटॉमिक नंबर हो गया, दिस इज द एटॉमिक मास। ऊपर क्या रहेगा? ऊपर हमेशा एटॉमिक मास रहेगा, या एटॉमिक वेट कहते हैं आप इसको। ठीक, अगर आपको किसी भी तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इफ यू वांट टू गेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इफ यू वांट टू हैव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन निकालना है जिसका जो चार्ज होता है न्यूट्रल होता है, तो आप क्या करोगे? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा दोगे, यानी कि 4 - 2 जब करोगे तो जो 2 आएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, पहले क्या किया था हमने? जो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? हमने एक टेबल बनाई है, उसमें सारे एलिमेंट्स जितने हैं उसको रख दिया है। वी हैव मेड अ टेबल, वी हैव मेड अ टेबल एंड इन दैट टेबल व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्लेस्ड ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, उसको बोल दिया पीरियोडिक टेबल। तो अर्लियर व्हाट हैपन, हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ द मास, फिर हमने कहा नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, देन वी हैव मेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है विच इज़ द एक्चुअल पीरियोडिक टेबल वी हैव मेड, तो वो जो है इस बेसिस, उसका जो बेस है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो
तो बात करते हैं किसके बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। बाकी और भी है, बोस आइंस्टाइन कंडीशन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है ओवरऑल, और जो भी जो कंडक्शन होता है, अगर कंडक्शन की बात करें, कंडक्शन जैसे मैंने बात करी, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंडक्शन होता है वो कैसे होता है, विद इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कैसे होता है, विद द इलेक्ट्रॉन्स होल्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज। एक प्रिंसिपल है आफबाहु का प्रिंसिपल, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है, शेल्स होती हैं, जैसे एक ये शेल हो गई, फिर एक ये शेल होगी, तो कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो डिटरमाइन विद दी आफबाहु प्रिंसिपल। प्रोटॉन के बारे में बात की तो प्रोटॉन्स आदि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द एटम, ये रहते हैं, बस इतना याद रखना है। न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल चार्ज एटम। एक निमोनिक याद रखना है आपको, ऐसे ईंट, इसको लिख लेंगे ईंट, शायद आपने पढ़ा होगा, पर नाच, ईंट पर नाच। ई से क्या हो गया, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय द थॉमसन, ठीक है ना। प्रोटॉन बाय द रदरफोर्ड, ठीक। और न्यूट्रॉन बाय द चैडविक। इसको लिख लो इसको। रिकी, बाकी लोगों के कैमरे क्यों ऑफ हो गए? रिकी, ब्रिमित लेपचा के कैमरा तो कभी ऑन ही नहीं होता भैया, क्या बात है? ब्रिमित लेपचा आप रेगुलर नहीं रहते हैं क्लास में, ठीक है। ये हो गया ईट पर नाच, आगे बात करते हैं, ठीक है। सो ये हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। जैसे मैंने कहा, जैसे लिखा हुआ है 1H1, ठीक है, या लिख लेते हैं 1H2। तो 1H2 में ये हमारा क्या होगा, दिस इज द एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला क्या हो गया, एटॉमिक वेट, ठीक। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इसको एटॉमिक वेट या मास नंबर बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, इसको मास नंबर। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस ऑफ दीज टू विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे है एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है। फिर बात मास नंबर क्या हो गया, वही मास नंबर या एटॉमिक मास, वट एवर यू कॉल्ड इट। तो ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, कंबाइन कर दोगे तो मास नंबर आ जाता है, वही बात हो गई भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, if I say for example the number of proton is equal to atomic number, which is nothing just the number of, एक minute, if I say number of neutron is equal to atomic number is nothing just the number of proton plus minus, एक मिनट, इसको बाहर होता है, ऐसे करो इसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसको यहाँ ले आओ उठा के। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, वही लिखा है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास, क्लियर, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए, बस खाली क्या चार्ज अलग अलग होता है, क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, व्हाट इज दिस, 3 टर्म है, उसको पता होना चाहिए। द वन इज द आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। द फर्स्ट इज द आइसोटोप क्या होता है, दोज एलिमेंट्स, ठीक है ना, और दोज एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, नोन एज दी आइसोटोप्स।
यानी कि आइसोटोप में क्या होगा, आइसोटोप विल हैव सेम नंबर ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। दिस इज नोन एज द प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, सो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, तो ये क्या हो गया, दीज ऑल आर दी आइसोटोप्स। क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सब में सेम है, हैंस दे आर नोन एज दी आइसोटोप्स। और ये जो D2 इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड को, इसको मतलब ये ड्यूटीरियम है, ये ड्यूटीरियम है, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं एक होता है D2O, इसी से बनता है, इसी का मतलब यही होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो ये जो होता है दिस वर्क एज ए मॉडरेटर, इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अगर कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर मॉडरेटर की तरह काम करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेटर, वो रिएक्शन की जो स्पीड है उसको कम कर देगा, मॉडरेटर मतलब रिएक्शन की स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जिसके आइसोटोप्स यानी कि जिसके एटॉमिक नंबर सेम है। नेक्स्ट आइसोबार, वो एटम जिनके क्या है, जिसका जो एटॉमिक नंबर, जो मास नंबर है वो सेम है, इसका मास नंबर सेम है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आइसोटोनिक, उस कंडीशन में जिसके न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम उनके। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे भी, देखो यहाँ पे देख लो। सो आइसोटोप्स जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1H1, 1H2 और 1H3। यहाँ 1 ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1H1 या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहला होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सबका सेम है। तो ये क्या हो गया, दीज आर दी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। या आइसोटोप्स ऑफ देखो ऑक्सीजन ले लो, ठीक है। आइसोटोप ऑफ जो हाइड्रोजन का ये जो ड्यूटीरियम है, ये वर्क्स एज ए मॉडरेटर, वहाँ पे उसको D2O बोलते थे, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं आइसोबार के बारे में, जिसका एटॉमिक वेट सेम है, 1H3 और 2He3। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। वैसे 2He4 होता है, पर यहाँ पर 2He3 है। इस कंडीशन में इसका ये वाला सेम है, यानी कि ये क्या है, दिस इज द मास नंबर ओनली, मास नंबर या एटॉमिक वेट। तो उस कंडीशन दैट्स नोन एज दी आइसोबार, ठीक है ना। और आइसोबार उसको ही बोलते हैं जब सेम प्रेशर पे कोई लाइंस हैं, जब ने बात किया था अर्थ पे, दोज आर आल्सो नोन एज दी आइसोबार, ठीक है ना। फिर उसके बाद आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स, आइसो न्यूट्रॉनिक यानी कि सेम न्यूट्रॉन्स हैं, और उसको हम लोग क्या बोला था, आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, इन दिस केस ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आते हैं, अगर हम इसको इससे माइनस कर दें तो 3 - 2 कितना हो गया, 2 बचा, और यहाँ पे भी 4 - 2 = 2। तो यानी कि दोनों के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, सेम है, ठीक है, सेम है, क्लियर। और बाकी अलग भी, और जैसे इसका देख लो, इसका दीज आर ऑल्सो आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। 13 - 6 कितना बचा, 7, और 14 - 7 7, दोनों के साथ साथ है, 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। सबके पंखे दिख रहे हैं खाली घर के, यस सर। ठीक है, पंखे दिख रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ लिखा भी है, आइसोटोप्स आर यूजफुल एज द न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, इन द मेडिकल फील्ड, इन द कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है, देखो कार्बन डेटिंग क्या होता है, एक तो C14, ऐसा देखो कार्बन क्या होता है, C6 4 C6 12, ये कार्बन का बेसिक है। अब इसमें चेंज भी होता रहता है, तो एक होता है इसका एक कंपाउंड होता है C614, ठीक है ना। ये जो कार्बन 14 है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं हम करते हैं कार्बन डेटिंग में। देखो हमें पता है कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ द कार्बन ओनली। आपकी जो रोटी खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड में क्या कार्बन है, हमारी बॉडी में कार्बन है, हमारे पेन, ये जो पेन बना है किसका, कार्बन का है। जो हम लिख रहे हैं स्क्रीन, ये भी इसमें भी कार्बन, हर जगह कार्बन है। फॉसिल्स में कार्बन है, इंसानों में, जानवर, सब जगह एवरीथिंग इज कार्बन, ठीक है। नाउ so what we do basically, we use this carbon 14. So let's say you found some instrument, let's say you have found some instrument, ठीक है, कोई आपको इंस्ट्रूमेंट मिला,
and now you want to know about that instrument कि how old that instrument is. So what you will do, archaeological survey वाले जो आएंगे, what they will do a survey and they will find out the amount of the carbon 14 that is there in that element, वो जो metal आपको मिला हुआ है, and on that basis they will identify that how old that overall जो है वो कितना ओल्ड है आपका जो आइटम मिला हुआ है, एंटीक आइटम मिला हुआ है, उससे वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग. क्लियर होगी बात? दैट्स नोन एज दी कार्बन डेटिंग. ठीक है, कार्बन डेटिंग. ओके, तो ये रेडियो एक्टिविटी की है, उससे भी इसको समझ सकते हैं. एक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वही है मतलब. ठीक है, क्लियर. अब बात करते हैं व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी. तो होता क्या है कि इफ़ यू लेट्स, इट्स क्वाइट सिंपल. If I'm stable, if I don't have any problem, I can sit at a particular place for a very long time, no problem at all. But if I have a problem, let's say for example, like if I have some skin problem, if I have fever, if I have some leg joint, back pain, so definitely I'll not be able to sit at a particular place for a longer time. Okay, this happens same with the elements also. So if there's an element and that element is a stable element, okay, that element is a stable element, then it will be okay. But if that element is not stable, it will do what? It will do some sort of emission. स्टेबल अनस्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है? फॉर एग्जांपल जैसे वही होगी कि किसी के, जैसे सोडियम की बात करें तो ये होता है हमारा 11, ठीक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऐसे. तो ओवरऑल इसको जो भरते हैं तो भरते हैं 2 8 1. जब इसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम 2 8 1 में करते हैं, ऐसे ऐसे. अब ये इसके पास एक ज़्यादा है, पेयर में नहीं है, तो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया. एंड इफ एनीथिंग इज अनस्टेबल इट विल बी रिएक्टिव, एंड सोडियम इज वेरी रिएक्टिव. गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, इसलिए सोडियम क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इसलिए ये क्या करेगा? अपना एक दे देगा किसी को, या किसी से एक ले ले तब. ओके, तो देन इट विल बिकम स्टेबल. तो वही रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इट इज अ नेचुरल फिनोमेना ऑफ द regarding the unstable element. So if there is an unstable element, they will emit some sort of radiation that is known as the radioactivity. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में रेज निकलती हैं. द 3 टाइप्स ऑफ द अल्फा, बीटा एंड गामा. दीज 3 टाइप्स ऑफ द रेज दैट emit in the रेडियो एक्टिविटी. अल्फा, बीटा, गामा. विल टॉक अबाउट these rays in detail. डिटेल में बात करेंगे हम लोग दैट व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा. ठीक है, विल टॉक इन डिटेल व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज गामा. ठीक है. सो who discovered the radioactivity? So there was a person, Henry Becquerel. She was a lady. She discovered the radioactivity, and she discovered this radioactivity in the uranium. Uranium क्या है? Uranium is a nuclear, ठीक है, it is a nuclear fuel के में यूरेनियम को इस्तेमाल करते हैं. 230 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं ना. ओके, तो हेनरी बेकरल वाज अ पर्सन, उसने डिस्कवर किया है रेडियो एक्टिविटी को. ठीक है, ओके. और भी कई सारे जो हैं रेडियो एक्टिव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दी पोलोनियम इज ऑल्सो देयर, है ना, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. या फिर यूरेनियम. और यूरेनियम कैसे मिलता है? यूरेनियम जो मिलता है वो पिच ब्लैंड, इसका एक ओर है. यूरेनियम का एक ओर है पिच ब्लैंड. ठीक है, और जो थोरियम है, जैसे थोरियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव. ठीक है, एंड थोरियम जो मिलता है वो मिलता है मोनाजाइट सॉल्ट, मोनाजाइट सैंड में यू फाइंड द थोरियम इन द मोनाजाइट सैंड. ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, सो दीज रेज जिसके बारे में बात किया थी, अल्फा, बीटा एंड गामा. तो कोई भी इफ देयर इज एनी एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट विल इमिट सम रेज, एंड दैट रेज आर द अल्फा, बीटा एंड गामा. तो अल्फा, बीटा, गामा को क्या करेगा? वो इमिट करेगी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा क्या करेगा? इमिट करेगा. क्लियर? तो अल्फा, बीटा, गामा के अगर बारे में बात किया जाए, सो वी हैव द अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल द नेचर ऑफ द अल्फा, बीटा एंड गामा. सो अल्फा क्या है? अल्फा बेसिकली क्या होता है? हीलियम. अल्फा मीन्स हीलियम. हीलियम मीन्स 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2He4. 2He4 में प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन क्या होता है? ये वाला नंबर जो प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन 2 हो गए. न्यूट्रॉन क्या होता है? दोनों का डिफरेंस, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो गया? 2. इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 2. सिर्फ अंतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव एंड द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस. नाउ सो द अल्फा
अल्फा रे, सो बेसिकली क्या हो गया अल्फा में, द अल्फा पार्टिकल्स कैरीज द टू पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। बीटा में क्या होता है, बीटा आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, गामा दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, gamma is electromagnetic radiation, this is means what, this means that they will travel with the speed of light। ये सुनो, मास के बारे में बात करें, गामा के पास कोई मास नहीं होता, क्योंकि भाई लाइट का कोई मास होता है क्या, नहीं, तो लाइट का कोई मास नहीं होता, गामा हैज़ नो मास। पर अल्फा का मास होता है 4 AMU, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट, तो गामा, बिकॉज गामा इज व्हाट, गामा इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सुनो, gamma is electromagnetic radiation, so if gamma is electromagnetic radiation, so they will travel with the speed of light only, है ना, क्योंकि लाइट क्या, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्फा दे ट्रेवल 1/4 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दे ट्रेवल नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो क्या है ओवरऑल, ये सबसे स्पीड में है और यहाँ कम है, बस ऐसे याद रखना है, ठीक। पेनिट्रेटिंग पावर, which ray penetrates the more, and if there's any wall or if there is any foil, paper foil, aluminum foil, so which ray will have more penetrating power? So talking about the penetrating power, so the gamma has the highest penetrating power, gamma has the highest penetrating power, तो you can remember कि वो speed of light से जा रही तो उसका highest penetrating power है, can penetrate several thick centimeter of the aluminum sheet, so if there is an aluminum sheet उसको भी penetrate कर सकती है। तो अल्फा के पास क्या हो गया, लो होगा, बीटा मॉडरेट होगा, सिंपल है। आयनाइजिंग पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन, उसको आयनाइज कर देना, इफ देयर एन एलिमेंट इज देयर उसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, फॉर एग्जांपल सोडियम है उसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं पावर ऑफ आयनाइजेशन। सो और सोडियम आयन कैसे बना, जैसे 281 है, ठीक, सोडियम का, सो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सो दिस नाउ दिस सोडियम बिकम दी सोडियम आयन, ठीक है। तो आयनाइजेशन पावर में किसकी ज़्यादा होगी भाई, याद रखना, देखो वेलोसिटी में कौन ज़्यादा था, गामा, पेनिट्रेशन में कौन ज़्यादा है, गामा, बट आयनाइजेशन में कौन ज़्यादा है, अल्फा। कैसे याद करोगे इसको, AI जो मोदी जी ने दिया था, AI ये अमेरिका इंडिया नहीं है, ठीक है। A फॉर क्या है, A फॉर इज दी अल्फा और I फॉर आयनाइजेशन। सो अल्फा में कौन है आगे, आयनाइजेशन में कौन है, अल्फा। और आजकल एक नया AI आया है ना, क्या नाम है उसका, नया AI का जो भी आया है, जो बहुत आजकल चर्चा में है, इट्स देयर इन द न्यूज़ एवरीवेयर, विच AI इज देयर, ये कैमरे फिर से बंद हो गए आप लोग के, विच AI इज देयर, कौन सा AI है, ग्रॉक है ना, ग्रॉक सुना है, ग्रॉक, हाँ ऐसा नाम उसका, ग्रॉक, वेरी पॉपुलर AI, ठीक है। सो अल्फा का है, AI से याद कर लेंगे कि अल्फा में आयनाइजेशन पावर जो ज़्यादा होती है तो गामा में कम होगी, बाकी गामा में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, गामा में पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया जाए तो गामा पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसलिए नहीं पड़ेगा, पर अल्फा में पड़ेगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगी, बस इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इट इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है E-1, तो पॉजिट्रॉन कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंटी पार्टिकल है, पार्टिकल का ऑपोजिट एंटी पार्टिकल, पार्टिकल का ऑपोजिट इज दी एंटी पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, सो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं ओवरऑल इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, फर्स्ट इज द फर्मियन, नेक्स्ट इज दी बोसॉन्स। फर्मियन में हमारे आ जाएंगे क्वार्क्स आ जाएंगे, लेपर्ड्स आ जाएंगे, और क्वार्क्स जो होते हैं, क्वार्क्स का ही पार्ट क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो हमने पढ़ा है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने क्या पढ़े हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते रहते हैं, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल को दो पार्ट में क्लासीफाई किया, फर्मियंस एंड द बोसॉन्स। फर्मियंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द क्वार्क्स एंड leptons, quark further classified into the protons and neutrons। proton is equal to number of electrons, ठीक, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है ना, मास माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बोसॉन्स अलग हो गए। क्वार्क्स क्या है, अभी बात किया, क्वार्क्स इज व्हाट, क्वार्क्स इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट इज क्वार्क, फंडामेंटल पार्टिकल्स, नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, मेटल, व्हाट इज देयर, क्वार्क। हिग्स बोसॉन क्या है, हिग्स बोसॉन, सो हिग्स बोसॉन वाज द पार्टिकल दैट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है ना, एंड इट वाज सेड दैट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दिस पार्टिकल वी विल हैव द क्लैरिफिकेशन और विल हैव द आइडिया रिगार्डिंग द लॉट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स
ठीक है, लॉट ऑफ और अनसॉल्व मिस्ट्रीज, अनसॉल्व थ्योरी, एंड हेंस वी हैव नेम्ड इट एज द गॉड पार्टिकल, ठीक है ना, हेंस वी हैव नेम्ड इट एज द गॉड पार्टिकल, ठीक, गॉड पार्टिकल, क्लियर। नेक्स्ट न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, दे लैक द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैव वेरी स्मॉल masses. Neutrinos are like that. If you are sitting in a room right now, so lots of the neutrinos, millions of the neutrinos are passing through your body every single second. Neutrinos. फोनॉन्स क्या होते हैं, फोनॉन्स आर द वाइब्रेशनल यूनिट्स, बताया था मैंने, फोनॉन्स, फोनेम्स, है ना, वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं, क्लियर, ओके। Now this is something you should have some clear idea about what is the physical change, what is the chemical change. So if there's a physical change means that you can revert back the situation afterwards, but in the chemical change you cannot revert back to the situation, you cannot have the original constituent जो भी था उसका composition था, you cannot have that, ठीक है। So this is the situation, this is the change, this is the difference between the physical change and the chemical change, clear. So in the physical change what happened, that it alter the physical trait, it can change the shape, size, color, but in the chemical change the overall composition will be changed. So what type of question that could be asked from here is that it is a reversible process, you can get it back, but this is the irreversible process, नहीं मिल सकता। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको ऑप्शंस दे देंगे, देखो ये येलो हाईलाइटेड है ना, दैट्स मीन इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द PYQ. They will give you the options and they will ask you whether this is a chemical change or physical change. For example, the melting of wax, if wax melt, तो उस कंडीशन में you can revert it back, फिर से उसको solidify कर सकते हो, और the melting of the ice, you can solidify it again, ठीक, vaporization of water, dissolving sugar salt, crystallization of sodium salt, ये सब जितना है, this is not the physical change. Chemical change में you cannot revert it back. For example, burning of the candle and coal, कैंडल बर्न हो गई एक बार, देन यू कैन नॉट गेट इट बैक, बिकॉज ओवरऑल द वैक्स हैज एग्जॉस्टेड ओनली, देन इट हैज बर्न ना। और सोरिंग ऑफ द मिल्क, इफ यू हैव मेड द कर्ड आउट ऑफ मिल्क, देन यू कैन नॉट रिवर्ट बैक द मिल्क, ठीक है ना। राइपनिंग ऑफ द फूड, सेटलिंग ऑफ द सीमेंट, सो दीज ऑल आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पता होना चाहिए, ये येलो हाईलाइटेड PYQ है, बाकी भी आपको पता होना चाहिए। बर्निंग ऑफ ए पेपर, इफ यू बर्न द पेपर यू कैन नॉट गेट इट बैक, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम द व्हाट इज द सल्यूट, सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं। सो लेट्स से इफ यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, यू विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई ड्रॉ अ गुड ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज अभी गर्मी आ रही है, तो आप इसमें शरबत बनाओगे, खुद पियोगे, मुझे तो नहीं दोगे, ठीक है। थोड़ा सा ठीक बना हुआ है पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस ग्लास ऑफ वाटर, वी हैव पोर्ड सम वाटर, तो कुछ वाटर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। So this is the water, clear. Now this water is what, this water is the solvent. Solvent वो होता है जो चीज़, किसी चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है, मिला लेता है, this is the solvent. We have also added some sugar, so this is the sugar particles, we have added them, this is the sugar particles, we have added them. These sugar particles are known as the solute. तो जो चीज़ घुलेगी दैट इज सल्यूट, सल्यूट मतलब जो मिक्स होगी, जिसमें मिक्स होगी इज द सॉल्वेंट, एंड द होल इज कॉल्ड एज द होल, जब दोनों मिल जाएंगे देन द होल वी आर कॉलिंग इट एज द सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात। सल्यूट जो मिल रही है, सॉल्वेंट जिसमें मिल रही है, एंड सॉल्यूशन जो कंप्लीट है। व्हेन सल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, बराबर हो जाए बिल्कुल, तब जितना ज़्यादा बराबर हो जाएगा तो वो दैट सोल्यूशन बिकम द कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूट, वही सब लिखा हुआ है। जब वो इक्वल हो जाएगा, जब सिंपल सी बात है, जब शक्कर नहीं घुल पाएगी उसके अंदर, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो और ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाएगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, है ना, छोटे बच्चे घर पे क्या कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, वी कॉल्ड इट एज दी सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ द सब्सटेंसेज सॉल्यूट दैट हैज़ बीन मिक्स्ड। अब इससे ज़्यादा शक्कर को हम नहीं घोल सकते पानी में, तो वो क्या होगा, दैट कंडीशन इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन।
ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी कितना ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी ओवरऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द, जो सॉल्वेंट है पानी, इस केस जो मैंने ऊपर बनाया उस केस में वाटर, पानी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सोल्यूशन ऑफ द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द, मतलब कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि ओवरऑल ये जो पानी है, इस पानी में ये पूरा जो मिक्सचर बना हुआ है, इसमें ये जो है पानी सॉल्वेंट, ये बाहर चला जाए तो अंदर क्या बच जाएगा? शुगर बच जाएगा। और जब बाहर जा रहा है तो एक लेयर है बीच में, उसको बोलना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, एक तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसी का एक और प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं अपॉन द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट होता है किसका? सॉल्वेंट का, फ्रॉम वन कंसंट्रेटेड टू वीकर डाइल्यूट सोल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर के अंदर की जो गंदगी है, ये पार्टिकल्स ये वाले भाग जाते हैं, सिर्फ वाटर बच जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ओनली वी कॉल इट एज दी रिवर्स ऑस्मोसिस। जो ये लिखा है ना रिवर्स ऑस्मोसिस, यही रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को बोलते हैं आरओ शॉर्ट फॉर्म में। और आरओ हमारे घर पे लगा रहता है ना, मिनरल वाटर, तो वो जो आरओ लगा है ना, वो जो पानी आ रहा है साफ पानी, वो इसी से आ रहा है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, पर दैट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में पानी बाहर जा रहा है और इसमें गंदगी बाहर जा रही है, ऐसे बात कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ यूज टू मेक द वाटर पोर्टेबल। पीने योग्य पानी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड प्लांट अब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द रूट हेयर्स। ठीक है, तो यानी कि उनके जो रूट हेयर्स हैं उससे वो क्या करते हैं? पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। रेस्ट दे हैव द वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, इट दे हैव। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, एक कोलाइड क्या होता है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलाइड? Mixture that are the particles ranging between the 1 to 1000 nanometers in the diameter and are still able to remain evenly distributed throughout the solution. What it means? We have वही वाला सेम, we have the glass, overall सब पानी भरा है इसमें, पानी is there, water is there, और उसके बाद we have the particles is there. तो these particles, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं क्या? कोलाइड्स। कोलाइड्स, तो कोलाइड्स क्या है? मिक्सचर दैट हेल्प्स द पार्टिकल्स रेंजिंग बिटवीन दी 1 to 1000 नैनोमीटर, तो 1 से 1000 नैनोमीटर डायमीटर तक के होने चाहिए और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कोलाइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी कोलाइडल डिस्पर्जन। ठीक है ना, ये ओवरऑल रहते हैं कोलाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रू सोल्यूशन क्या? व्हाट इज द ट्रू सोल्यूशन? अ ट्रू सोल्यूशन हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द होमोजीनस। यानी कि दो तरह के हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो वन इज दी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक, होमोजीनियस क्या है? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टेकन अ ग्लास एंड वी हैव पोर्ड इन इट द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, ठीक, या सॉल्ट, कुछ भी डाल दो उसमें। So this is the homogeneous mixture. Why? Because the salt will going to mix in the water or the sugar will going to mix in the water properly. ठीक ना, मतलब बिल्कुल अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसमें कि वेयर इज द सॉल्ट और वेयर इज द शुगर, है ना, मिक्स हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? वही सेम लिया हमने। ठीक है, इसमें हमने क्या भर दिया? इसमें हमने वाटर डाल दिया प्लस सैंड डाल दिया, सिलिका या यू कैन से SiO2 सिलिका। सो ये क्या मिक्स होगा? नहीं, सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम, सैंड सेटल डाउन हो जाएगी यहाँ पर, सैंड विल सेटल डाउन। सो दिस इज दी हेट्रोजीनस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये बात करें ट्रू सोल्यूशन क्या होगा? ट्रू सोल्यूशन जो होमोजीनस सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन मीन्स वही पार्टिकल्स जो है दे आर सेटल डाउन एट द बेस, नोन एज अ सस्पेंशन। कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में बात कर चुके। कोलाइडल सोल्यूशन क्या हो गया? उसमें मिल्क भी है और पार्टिकल्स भी हैं ना। कोलाइडल सोल्यूशन में एग्जांपल उसका कौन कौन सा देख लें, जैसे मिल्क हो गया, गम हो गया, ब्लड, आइसक्रीम्स, इंक, दीज आर ऑल दी कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे बात किया जाए फॉर एग्जांपल ब्लड या मिल्क के बारे में बात करें, तो मिल्क में क्या है? वाटर है और अपार्ट फ्रॉम द वाटर देयर सम बटरी एलिमेंट, है ना, ऐसा कुछ एलिमेंट है। या बात करें फॉर एग्जांपल ब्लड, तो ब्लड में वाटर है और देन प्लाज्मा इज देयर, प्रोटीन इज देयर,
तो वो दोनों मिक्स हैं, तो वाटर हो गया एंड वाटर कंटेंट के साथ क्या हो गया, बाकी का जो अलग कंटेंट है, ठीक है, तो वो पूरा कोलाइडल सोल्यूशन बना रहा है। तो कोलाइड्स, द सोल्यूशन कोलाइड्स फॉर्म, कोलाइड क्या है, कोलाइड आर द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या है, जो भी सल्यूट यू कैन से, कोलाइड को वी कैन से एज दी सल्यूट ना, ये क्या हो गया सल्यूट, सल्यूट का मतलब क्या होता है, जो मिक्स हो रहा है उसको सल्यूट बोल रहे हैं हम लोग। सो कोलाइड इज नथिंग जस्ट द सल्यूट, ठीक है, तो कोलाइड सोल्यूशन यहाँ बन गया। हनी इज नॉट अ कोलाइड, हनी जो है वो कोलाइड नहीं है, ये पता होना चाहिए। इमल्शन क्या होता है, इमल्शन इट इज अ कोलाइड ऑफ द टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स वेयर वन लिक्विड कंटेन्स द डिस्पर्जन ऑफ द अदर लिक्विड, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इमल्शन का मतलब क्या हो गया कि कोलाइड है ऑफ द टू और मोर इमिसिबल लिक्विड, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वेयर वन लिक्विड कंटेन्स द डिस्पर्जन ऑफ द अदर लिक्विड, आपस में मिक्स नहीं। जैसे मिल्क की अगर बात की जाए, ठीक है ना, मिल्क की बात किया जाए, ठीक है ना, तो मिल्क क्या है, मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इमल्शन, उसमें वाटर भी है और जो बटर का कंटेंट है वो भी है उसमें, ठीक है, तो मिक्स नहीं हो रहा, वो अलग है, ठीक। एरोसॉल्स क्या होते हैं, एरोसॉल्स दे आर द कोलाइडल सिस्टम, है ना, विद द सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन द फेस एंड द गैस डिस्पर्स्ड इन द मीडियम। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई। एरोसॉल का मतलब क्या हो गया कि हमने अभी तक बात कर रहे थे किसके बारे में, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोलाइडल सिस्टम में यहाँ पर सॉलिड होगा और लिक्विड होगा, ठीक, ये कैसे काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग एज ए सॉल्यूट, यानी कि मिलेगा, मिक्स होगा, किस में मिक्स होगा, गैस में, ठीक। तो ये क्या है, दिस इज द सॉलिड और सॉल्यूट, इट इज द डिस्पर्स्ड फेज, इसको डिस्पर्स फेज नाम ले रहे हैं, और डिस्पर्स फेज का मतलब क्या हो गया, वही सॉल्यूट है। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, डिस्पर्जन मीडियम यानी कि जिसमें मिक्स हो रहा है वो क्या है, इट इज दी गैस। क्लियर होगी बात, वही पुरानी वाली बात ही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाली बात ही है, बस हमने उसको कुछ नाम अलग दे दिया है। नाम क्या अलग दे दिया है, नाम नेम वी हैव गिवन दी डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज इज सॉल्यूट, जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है इन द एरोसॉल, ठीक है ना, सॉलिड और लिक्विड, या तो सॉलिड या लिक्विड। डिस्पर्सन फेज क्या है, डिस्पर्सन फेज इज गैस, ठीक है। जैसे फॉग की बात करो, फॉग ये एग्जाम पे आएगा, फॉग इज अ कोलाइड और नॉट, सो फॉग इज द डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस। तो फॉग में हो क्या रहा है, फॉग जब सुबह आप उठते हो कभी फॉग दिखता है आपको, आपके हाथ पैर गीले हो जाते हैं ठंड के टाइम पे, सो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज द वाटर कंटेंट इज देयर और वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर और गैस एंड दैट इज द फॉग। तो वाटर क्या हो गया, वाटर इज द डिस्पर्स्ड फेज और गैस क्या हो गया, गैस इज द डिस्पर्स्ड मीडियम। ये सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला कंडीशन समझ लेते हैं हम, ठीक है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अच्छा फोम भी है यहाँ पर, फोम के केस में क्या है, जो फोम जैसे शेविंग फोम होता है उस केस में क्या है, उस केस में डिस्पर्स फेस क्या है, गैस है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है। फोम के केस में डिस्पर्स्ड फेस है गैस, यानी कि डिस्पर्स फेस का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट जो मिल रहा है वो गैस हो गया, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें मिल रहा है वो लिक्विड है, यानी पानी में गैस मिली हुई है फोम के केस में, है ना। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि फोम में क्या है, फोम में व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज। सो हैव यू गॉट इट ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब कि जो मिल रहा है, सॉल्यूट मतलब शक्कर, चीनी, शुगर, और जिसमें मिल रहा है वाटर, वो क्या है, वो उसको बोल रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम। फिर बात करते हैं ब्राउनियन मोशन। ये क्या होता है, जब भी हम किसी एक सोल्यूशन में, है ना, जब हमने सॉल्यूट डाला यानी कि जो चीज़ मिक्स करना वो डाला, तो इट विल स्टार्ट टू मूव। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टेकन वाटर, है ना, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें हमने कुछ सैंड डाल दिए है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स डाल दिए, एंड नाउ वी आर शेकिंग देम, व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट मूविंग, and they will do what kind of movement, the zigzag movement, इसी को बोलते हैं Brownian motion. Now you can see there, so these are the particles, and they are moving in the random direction, because of shaking, because of heating or whatever, so that is known as the Brownian motion, ठीक है। तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल, रेड कलर का जो पार्टिकल है सस्पेंड हो गया है, यानी कि एक ही जगह रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो दिस इज द सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है, दिस इज द ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है। और ये जो ऐसे मूव कर रहे हैं, दिस इज द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स मतलब जो मूव कर रहे हैं। और मोशन का टाइप क्या है, जिगजैग। आपने देखा है कि वो एक टूथब्रश आता है, उसमें बोलते हैं कि उसके ब्रश जो हैं वो जिगजैग हैं, हैव यू सीन,
दैट ऐड, हाँ सुष्ने में देखा है वो ऐड, उसमें यस सर। हाँ जिगजैग होते हैं, जिगजैग का मतलब ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े, किसी किसी के दांत भी जिगजैग होते हैं ऐसे, है ना, फिर उनको ब्रेसेस लगवाने पड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द डायलिसिस। डायलिसिस के किडनी के बारे में पता था, किडनी जो है, किडनी वर्क्स एज अ फंक्शन उसका होता है डायलिसिस का, ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डायलिसिस क्या मतलब क्या हो गया, सेपरेशन करना है कोलाइट्स फ्रॉम दी क्रिस्टलाइट सॉलिड बाय द डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सर सॉलिड। ओवरऑल क्या कर रहे हैं, वही हमको हटाना है, मतलब सोल्यूशन से जो हमारे हमारे जो पार्टिकल्स है उसको हटाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं डायलिसिस। एक इफेक्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? जब भी क्या होता है, वेन एवर लेट्स से दिस इज अ सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में कुछ मिलाया नहीं था हमने, तो वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग, हियर वी हैव एडेड सम कोलाइड्स, सम पार्टिकल्स वी हैव एडेड, ठीक है। देन वी हैव एडेड सम मोर पार्टिकल्स एंड वी हैव शेक्ड द होल सोल्यूशन, उसको शेक कर दिया, उसको स्टिर कर दिया। यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ शेक्ड एंड स्टिर। शेक का मतलब कस के हिलाना, दैट इज अ शेक। स्टिर का मतलब यू हैव टेकन दैट थिंग, ये छोटा सा चम्मच से, इसको बोलते हैं स्टिर, थोड़ा सा, तो स्टिर, उसको स्टिर कर दिया। इन दैट कंडीशन व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुटेड अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो जैसे ही फ्लैश ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ से तो बिल्कुल नॉर्मल निकलेगी, नॉर्मल लाइट। व्हेन इट एंटर्स इन दिस पाथ, इन दिस वाटर, सो दिल बी सम ओवरऑल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और आई शुड से द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन होता है ना, डिस्पर्जन कॉर्नर से क्या होता है, कॉर्नर से, फ्रॉम द एजेस कॉर्नर्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट साउंड। पर जब इससे निकलेगी तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं एंड दे आर मूविंग, तो ये जो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। देखो एंड इवन यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि इसकी जो ब्रेथ है, इसकी बहुत ज़्यादा उस कंपेयर में, जस्ट लुक एट इट, है ना, इसकी जो ब्रेथ है वो यहाँ तक आ रही है, कैन यू सी दिस, क्योंकि वो बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है, डिस्पर्स हो गई है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस, कैन यू सी दिस, नेचुरल डिस्पर्जन। ये क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, ठीक है, जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टॉर्च ओनली, टॉर्च आ रही है, लाइट आ रही है, और वो पेड़ों से क्या हो रही है, पेड़ों से डिस्पर्जन हो रहा है उसका, और उसके बाद वो स्कैटर्ड हो रही है लाइट, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्जन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन का मतलब आपको पता है, डिस्टिलेशन का मतलब होता है वही प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड बाय द हीटिंग, कूलिंग। समटाइम्स इफ देयर इज अ वाटर अवेलेबिलिटी, वट एवर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो अच्छी नहीं है आपकी विसिनिटी में, वट विल डू, इफ़ यू वांट टू गिव फ्रेश वाटर, और द वाटर यू शुड गिव टू योर बेबी और द बेबी यू हैव, ठीक है, या किसी मतलब ओवरऑल ह्यूमंस के जो बेबी हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है पानी कहीं का साफ़ नहीं होता है, व्हाट वी शुड डू, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फर्स्ट बॉयल दैट वाटर, उसको क्या करो, बॉयल करो, उसके बाद उसको फिर क्या करो, उसको कूल डाउन करो एंड देन गिव द वाटर, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज लेस और मोर। कोई नहीं बता रहा, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है पानी की, ठीक है। सो दिस इज डिस्टिलेशन। और बाकी मैंने बताया था कि प्योरीफिकेशन के लिए देखो आर का इस्तेमाल कर लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कर लिया, प्योरीफिकेशन के एलम का भी इस्तेमाल करते हैं, कोगुलेशन जमा देता है वो, और ये कोगुलेंट भी है, कोगुलेंट भी है, तो एलम का इस्तेमाल हम कोगुलेशन में भी करते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस में भी करते हैं। उसके बाद क्लोरीन का इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, किसमें, क्लीनिंग में, क्लेंजिंग में। बट क्लोरीन जो है ना थोड़ा सा हार्श होता है, इट इज़ हार्श, सो वी यूज़ द क्लोरीन फॉर द क्लोरिनेशन पर्पस, उसको बोलते हैं क्लोरिनेशन। पर वी यूज़ इन द सेप्टिक टैंक, नहीं सेप्टिक टैंक नहीं, मतलब टैंक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज़ क्लोरीन, या स्विमिंग पूल में वी कैन यूज़ दी क्लोरीन। तो क्लोरीन का इस्तेमाल, द यूज़ ऑफ क्लोरीन वी कैन डू इन दी टैंक, स्विमिंग पूल्स, ठीक है। और एलम का इस्तेमाल घर पे कर सकते हैं, इफ़ यू हैव अ वाटर, आपके आप यू हैव अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है ना, तो उस बकेट में व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट सम एलम, तो क्या होगा, आफ्टर आफ्टर 1.5 आवर यू विल सी दैट ऑल दी पार्टिकल्स, है ना, जो भी डस्ट थी वो सस्पेंड हो गई है नीचे, आ बैठ गई जाके, दैट इज द डिस्टिलेशन, ठीक है। और ओवरऑल डिस्टिलेशन में जो जो रिफाइनरीज होती हैं, रिफाइनरीज है ना, जो आपके क्रूड ऑयल से ऑयल निकालती हैं, पेट्रोल निकालती है, उसमें भी डिस्टिलेशन का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। सब्लिमेशन आई टोल्ड यू, द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट इज द सब्लिमेशन। उसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने, आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द कैम्फर, आई गिवन द एग्जाम्पल ऑफ नेफ्रीन बॉल्स, ठीक है ना, आई गिवन द एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोल,
नेल पॉलिश, थिनर, थिनर होगा थिनर, जैसे आपका नेल पॉलिश लगाने का मन नहीं है तो आपने क्या किया, थिनर का यूज़ करके उसको हाथ में डाल लिया, वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। वाई द थिनर गिव्स द कूलिंग इफेक्ट, रिया बताइए, कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है जब आप थिनर को अपना यूज़ करती हैं अपने हाथ पे? में चुनाव रहता है हाँ और कैंसिल रहता है शायद। ठीक है, वो तो सब, और बाकी मैंने फिजिक्स का टर्म बताया था कि कूलिंग इफेक्ट से क्या हाँ, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। और बाकी देखो जो ड्राई आइज है वो भी कैसे काम करता है, वो भी सब्लिमेशन की तरह काम करता है। ड्राई आइज, ड्राई आइज क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है, किसी चीज़ को रखने के लिए काम आता है। तो ड्राई आइज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइज। नेफ्थलीन बॉल इज देयर, कैम्फर इज देयर, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सुन लो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अभी आगे आएगी तो टाइम खत्म ही हो गया, पर समझ लेते हैं तो थोड़ा सा। एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको आज बता देते हैं, बस आपको अच्छा लगेगा सुन के। कॉन्सेप्ट क्या है कि, अच्छा आप बताओ मुझे, ये बताएंगे शुआंग, बताएंगे शुआंग, आप बताइए कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडी कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, गर्म कोल्ड ड्रिंक पीनी अच्छी लगती है, मतलब कोल्ड या गर्म, कैसी अच्छी लगती है आपको कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड। कोल्ड अच्छी लगती है। गर्म क्यों नहीं अच्छी लगती, गर्म कभी पी आपने, क्यों नहीं अच्छी लगती, क्या लगता है उसमें, टेस्ट कैसा आता है? शोर आता है, अच्छा। अच्छा जब आप कोल्ड ड्रिंक को गर्म करके गर्म पी रहे, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तो उस टाइम पे आपको वो जो क्या कहते हैं उसको, जो सोडा का जो टेस्ट है वो आता है क्या उस टाइम पे, सोडे का टेस्ट नहीं आता, शायद नहीं आता, ठीक है। देखिए कहने का क्या मतलब मेरा, लेट्स से वी हैव द कोल्ड ड्रिंक, अब तो गर्मी आ रही है तो एवरीवन विल ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक में क्या है, कोल्ड ड्रिंक में वाटर है और CO2 है। CO2 को वाटर में मिलाया जाता है, तब जब बन जाता है सोडा। ये कोल्ड ड्रिंक है क्या, सोडा है, सोडा सोडा, ठीक। CO2 इज मिक्सड इन दी वाटर, नाउ CO2 विल मिक्स इन द वाटर एट अ वेरी हायर प्रेशर, एट वेरी हायर प्रेशर, तब वो मिक्स होती है, ऐसे नहीं मिक्स होगी डायरेक्टली। नाउ नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट वी लव कोल्ड ड्रिंक व्हेन इट इज कोल्ड ओनली, क्यों? कॉन्सेप्ट ये है कि if the temperature of the water is high, sorry, if the temperature of the water is low, यानी बहुत ठंडा है पानी, तो उस टाइम पे दी एबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दी CO2, या फिर हम सिंपली बात कर सकते हैं गैस की, तो गैस, ये जो गैस है इसकी जो मिक्सिंग होगी इस वाटर से वो अच्छी होगी। तो अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उस टाइम पे उसमें CO2 बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, बात समझ गए? और जितनी अच्छी CO2 से मिक्स होगी उतना उतना क्या बनेगा, अच्छा फेना बनेगा, और उसी को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड ना, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, ये कार्बोनिक वाटर बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो कहने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना ज़्यादा पानी ठंडा होगा उतनी हमारी गैस उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमें अच्छी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, कोल्ड ड्रिंक को ले लें बाहर और उसको उसका ढक्कन हम खोल दें, ठीक है, ढक्कन खोल दें। अब ढक्कन जैसे खोल दिया हमने तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पहले तो क्योंकि बाहर उसको लेके आ गए तो क्या होगा, वो ठंडी नहीं रहेगी, गर्म हो जाएगी। और जैसे ही गर्म होगी तो क्या होगा, जितनी कोल्ड ड्रिंक गर्म होगी, यानी कि जितना पानी हमारा गर्म होगा, वाटर जितना इसका टेम्परेचर हाई होगा, उतना CO2 जो है या कोई भी गैस है उसकी जो मिक्सिंग है वो कम होगी। बात समझ रहे, समझ गए बात? तो जैसे हमने उसको बाहर निकाला, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसकी जो CO2 की मिक्सिंग वो कम हो गई, तो जो कार्बोनिक एसिड बना वो बेकार हो गया और मज़ा नहीं आ रहा। सर अब ये बताओ मुझे, मैं इतना तो मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक को बताने में इतना टाइम ख़त्म कर दिया, क्या इसका एग्ज़ाम के लिए कोई इंपॉर्टेंस है? सुनो क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो थोड़ा बहुत समझ गया आप। आपको पता है हम बात करते हैं किसके लिए, किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, यह सुनो, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, सी में पानी है, सी या ओशन में क्या है, पानी है, वाटर है। अब अगर सी या ओशन के वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, सी या ओशन के वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, है ना, ग्लेशियर्स के नीचे भी बहुत ज़्यादा गैसेज हैं।
तो अगर वाटर के नीचे बहुत सारी गैसेज हैं, प्लांट्स हैं, बहुत बहुत सारी गैसेज है उसमें, अगर पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, डिजॉल्व क्या होता है, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो CO2 जो गैस मिक्स है पानी के अंदर वो क्या होगी, वो मिक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो उसकी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मिक्सिंग कम हो जाएगी तो कहाँ जाएगी वो, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, और एटमॉस्फेयर में आ जाएगी तो प्रॉब्लम। हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? इसीलिए हम चाहते हैं क्या कि ओशन का टेम्परेचर क्या रहे, बहुत ज़्यादा बढ़े ना, कम रहे, कम रहेगा तो मिक्सिंग अच्छी रहेगी, तो CO2 पानी के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी, एटमॉस्फेयर के लिए खतरा नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट? सोचने समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का भी, कि जितना ओशन वाटर हमारा, इसलिए हम हमारा टारगेट क्या है कि 1.5 से या 2 डिग्री सेल्सियस इससे ऊपर ना जाए, वरना ओशनिक जितना वाटर गर्म होता रहेगा वो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस कम होती रहेगी और वो बाहर एटमॉस्फेयर में आएगी, जो ठीक नहीं है। ठीक है, कितने पेज हो गए हमारे? 8 पेज हो गए, चलो ठीक है, चलो ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन मतलब ओवरऑल किसी भी चीज़ का क्रिस्टल बनना, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, बस इतना ही है यहाँ पर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, फास्टर एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल, अगर टेम्परेचर बहुत फास्ट है तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? ओवरऑल हाइड्रोजन का टूटना, और हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल, बहुत क्लीन फ्यूल होता है। ठीक है, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है? हम मिल्क को हीट करते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अब वो टेम्परेचर क्या है ना, वो 65 कुछ होता है, 65 62 भी होता है, 62 पर शायद 15 सेकंड के लिए है, 15 सेकंड के लिए, मैं इसको कंफर्म करना है पहले, और कहाँ से कंफर्म करो, घटना चक्र में दिया सब, या गूगल कर लोगे। 62 पे 15 सेकंड के लिए अगर आप दूध को खिला दो, मिल्क को बॉईल कर दो, और 65 में, सॉरी यहाँ पे 62 में आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए जो भी होगा, और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए, 12-15 सेकंड के लिए, तो पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, सारे उसमें जितने भी बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, सब खत्म हो जाएंगे, एंड यू कैन स्टोर इट फॉर द लॉन्गर टाइम। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। स्टरलाइजेशन के लिए विटामिन कौन सा था? एंटी स्टेराइल विटामिन, एंटी स्टेराइल विटामिन, विटामिन के, एंटी स्टेराइल विटामिन। ठीक है, फॉस्फेट टेस्ट है ना, चेकिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर, उसके लिए फॉस्फेट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलो ये भी खत्म कर ले, फिर कल कर लेंगे बाकी। ओके ओके, अच्छा एक और ये इस चीज़ समझो थोड़ा सा, इफ़ वी ऐड इम्प्योरिटी इन द वाटर, इफ़ वी ऐड इम्प्योरिटी इन द वाटर, देखो सिंपल सी बात है, वाटर है हमारे पास, ठीक, वाटर बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, बट इफ़ वी ऐड द इम्प्योरिटी इन द वाटर, व्हाट विल हैपन? वाटर विल बॉयल एट 102 103, और टाइम लगेगा उसको, ठीक है, बट जो फ्रीजिंग पॉइंट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा? सिंपल समझो, जैसे मान लो इफ़ यू आर टेकन अ पॉट, ठीक, उस पॉट में आपने क्या किया कि उस पॉट में इफ़ यू आर टेकन दिस मच पॉट, इस पॉट में आपने इम्प्योरिटीज डाल दी, ये इम्प्योरिटी, तो इतनी तो इम्प्योरिटी हो गई, तो हमारा बचा कितना स्पेस? ये स्पेस, तो पानी जमने में तो इतना ही टाइम लगेगा ना, ठीक है, क्योंकि बाकी तो जमा ही हुआ है, दिस इज द इम्प्योरिटी, वो तो जमी हुई है, सॉलिड है। तो इन दिस कंडीशन जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इन द सेम मैनर इफ़ यू ऐड सॉल्ट इन द वाटर, दिस इज वेरी इजी, दिस इज समथिंग वेरी इजी, सबको पता सॉल्ट को अगर वाटर में ऐड कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सॉल्ट को आइस में ऐड करने पर भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये यहीं पे इसको लिखा है, बस इतना सा आप पढ़ लोगे। और बाकी रस्टिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, रस्टिंग के बारे में लिखा, रस्टिंग कोरोजन कैसे होता है? अगर आपके पास इफ़ यू हैव आयरन है आपके पास, और वो इफ दिस आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर मीन्स सम वेट कंडीशन, वाटर मॉलिक्यूल, कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, प्लस एयर मीन्स व्हाट? ऑक्सीजन। इफ इट इज एक्सपोज टू दीज टू थिंग्स, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी रस्टिंग हो जाएगी, रस्टिंग या कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा उसका, कोरोजन। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट कर देते हैं, या गैल्वनाइजेशन, है ना, या एल्यूमिनाइजेशन, ये सब क्या है? पेंट कर देंगे तो पेंट की लेयर चढ़ गई उसके ऊपर, गैल्वनाइजेशन मतलब एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दिया, कुछ भी मतलब कोई मेटल की इसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं,
ठीक है, उससे वो प्रोडक्ट रहता है। कल इनऑर्गेनिक की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आई घटना चक्र को लगाना है आपने। और जो भी क्लास में अभी पंक्चुअल नहीं है, रिकी हो गए हैं एंड शुआंग एंड ब्रिमित लेपचा ना, बी पंक्चुअल इन द क्लास, सो दैट आप क्लास में कुछ डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही रही है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, वो तो मिल ही रही है आपको, ठीक है। तो क्लास में डाउट पूछ सकते हैं और भी जरूरी चीज़ें हैं। और घटना चक्र आपको लगानी है, घटना चक्र मैंने शेयर कर दी है पहले से ही। कल हमारी करंट अफेयर की क्लास है। आई हैव ऑलरेडी शेयर द मैगजीन्स ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है, ये तीन मैगजीन मैंने शेयर कर दी हैं। सो जस्ट गो थ्रू देम। हम सितंबर कल करने वाले हैं शायद, ठीक है, देख लीजिएगा कहाँ तक हो गई लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास सारी क्लासेस अपडेटेड हैं, एंड इवन आई एम शेयरिंग द क्लासेस इन दी टेलीग्राम ऑल्सो, ठीक है, और ऐप में तो है ही सारा कुछ, ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द क्लास। आई विल मीट यू टुमारो एंड विल डू करंट अफेयर्स। कोई डाउट है पूछ लीजिए। रिया, सुष्निम, शुआंग, दिव्या, विकी, मित्र, कोई डाउट है एनीवन? नहीं, ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे कल, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और घटना सर हाँ वो osmosis it means like from higher to lower concentration, right sir? हाँ हाँ, हाइयर टू लोअर तो reverse osmosis means उसका like from lower to higher है हाँ क्या? हाँ हाँ, उसको पूरा पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। ओके सर। क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में तो चलना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, मैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री आ रही है, तो केमिस्ट्री पढ़ाते पहले मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मैं वो एक वे बता रहा हूँ, वे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या, पर वो जो एग्जाम में नहीं आएगा ना। एग्जाम में क्या आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है पूरे जो क्वेश्चन हैं PYQs आ रहे हैं सारे, ये आ रहे हैं। तो हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड द PYQ, जिसने भी बायो की क्लास ली है हमारी, जिसने भी फिजिक्स की क्लास ली है, ठीक है, और जिसने बायो क्लास लेने के बाद घटना चक्र लगाई है, आपको सारे क्वेश्चन PYQ वहाँ से मिल रहे होंगे, डेफिनेटली आपके सॉल्व भी हो रहे होंगे। सो घटना चक्र लगानी है आपको। घटना चक्र कहाँ मिलेगी, घटना चक्र है क्या, घटना चक्र इज अ बुक जिसमें PYQ है सारे, ऑफ ऑल द स्टेट PCS जितने इंडिया में होते हैं सारे, UPSC इंक्लूडेड। और वो आपको 2024 की लेटेस्ट बुक जो है सारे सब्जेक्ट की होती है, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। वो कहाँ पे है सारा कुछ, इट इज़ देयर इन टेलीग्राम, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सबका है वहाँ पे, ठीक है, सबका बदला लेगा। चलिए मिलते हैं आप कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, दिस इज मोहित तिवारी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।